हेलो स्टूडेंट्स। देखा जाए तो अभी तक हम लोग मेटलर्जी में क्या पढ़े? अभी तक मेटलर्जी में हम लोग ये पढ़े कि कोई भी अगर अयस्क दिया हुआ है तो उस अयस्क से हम लोग धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे, यानी धातु को हम लोग अयस्क से बाहर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक। अब हम लोग देखे, अगर कोई भी अयस्क दिया हुआ है तो उसको तोड़ते थे, पीसते थे, उसका सांद्रण करते थे, उसका निस्तापन करते थे या भर्जन करते थे। नहीं, उसके बाद हम लोग उसका प्रगलन करते थे, नहीं यानी रिडक्शन करते थे, तब जाके हम लोगों को धातु मिलता था। ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जितनी भी प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं उनसे जो धातु हम लोग को मिलता है, जितनी भी प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं उनसे जो भी धातु हम लोग को मिलता है, वो जो धातु होता है वो 100% प्योर नहीं होता है। ध्यान रखना है। अभी तक जितनी भी प्रक्रियाएं हम लोग पढ़े हुए हैं उन प्रक्रियाओं से जो भी धातु हम लोग को मिलता है वो धातु 100% प्योर नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां प्रेजेंट रहती हैं। ध्यान रखना है। इसी कारण से हम लोगों को जो धातु मिलता है उन धातु को हम लोग क्रूड मेटल, नहीं यानी कच्चा धातु कहते हैं। क्रूड मेटल या कच्चा धातु कहते हैं। जो अशुद्ध धातु होते हैं उन्हें क्रूड मेटल या कच्चा धातु कहा जाता है, या अपरिकृष्ट धातु भी कहा जाता है हिंदी में कहें तो अब हम लोग क्या करना है यहाँ पर कि अब हम लोग को धातु तो मिल गया, कच्चा धातु तो मिल गया। अब उस कच्चे धातु में भी बहुत सारी अशुद्धियां हैं। अब हमको क्या करना है कि उस कच्चे धातु में अब जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां रह गई हैं उनको भी हम लोग को बाहर निकालना है। ध्यान रखना है। यानी अब हम लोग को बहुत ज्यादा शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कच्चा धातु होता है उसका रिफाइनिंग करते हैं, जिसको हिंदी में शोधन कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग को धातु तो मिल गया, लेकिन धातु 100% प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है, अभी भी उसमें कुछ अशुद्धियां उपस्थित हैं। अब उस वह धातु जिसमें अशुद्धियां उपस्थित हैं उन्हें हम लोग क्रूड मेटल कह रहे हैं, अपरिकृष्ट धातु कह रहे हैं। ध्यान रखना है। अब उस अपरिकृष्ट धातु में से कुछ और अशुद्धियों को हम लोग निकालना चाहते हैं, नहीं यानी जो हम लोग का धातु मिला है उसको और शुद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई करते हैं उन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। ध्यान रखना है। तो शोधन वही हम लोग को टॉपिक है आज का, ध्यान रखना है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेटलर्जी लेक्चर नंबर 11 आपका है ये, ध्यान रखना है। आज का टॉपिक हम लोग देखें तो आज का टॉपिक हम लोग का है रिफाइनिंग, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शोधन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग क्या ध्यान देना है, रिफाइनिंग किसे कहते हैं यानी शोधन किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अपरिकृष्ट धातु, अपरिकृष्ट धातु या कच्चे धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया, शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही शोधन कहते हैं। ध्यान रखना है। यानी कि शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है, शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम लोग हाईली प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। मेटल तो हमको मिल गया है लेकिन अभी भी उस मेटल में इम्प्योरिटीज है। अब उस मेटल में उस इम्प्योर मेटल को और ज्यादा प्योर करने के लिए, नहीं हम लोग जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जो प्रक्रिया यूज करते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। ध्यान रखना है, शोधन। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आपका मेटल है, नहीं जो आपका 95% प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि उस 95% प्योर मेटल में जो अशुद्धियां 5% हैं उनको भी निकालने का कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो मेटल हो, जो पहले 95% प्योर था, अब वो 99.9% प्योर हो जाए। नहीं तो वो कैसे होगा भाई, तो वो हम लोग का रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा ही होगा, शोधन प्रक्रिया के द्वारा ही होगा, ठीक है। तो वही ये लिख रहा है कि अपरिकृष्ट धातु या कच्चे धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, शोधन कहते हैं। ध्यान रखना है। यानी हमको अति शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो हम लोग कौन सा प्रक्रिया अप्लाई करेंगे, शोधन प्रक्रिया अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहां से देखा जाए तो ये बोल रहा है कि शोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। नहीं यानी रिफाइनिंग करने के लिए हम लोग को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से प्रक्रियाएं भाई, नहीं तो पहला आपका क्या है, आसवन। ध्यान रखना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है आपका द्राव्य गलन परिष्करण।
द्राव्य गलन परिष्करण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विएशन प्रोसेस, ये देखना है हम लोग को। तीसरा है आपका वैद्युत अपघटन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, नहीं या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास तीन हो गए, आसवन, द्राव्य गलन नहीं और वैद्युत अपघटन, तीन हो गए। फिर चौथा आपको प्रोसेस लिखा हुआ है मंडल परिष्करण, ध्यान रखना, जिसको इंग्लिश में कहा गया है जोन रिफाइनिंग या इसी को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। फिर आपका लिखा हुआ है पांचवा वाष्प प्रावस्था परिष्करण, नहीं वेपर फेज रिफाइनिंग, ये है। और छठा है आपका वर्णलेखिकी या उसी को क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं, ध्यान रखना है, वर्णलेखिकी या उसी को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ध्यान रखना है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो देखा जाए तो रिफाइनिंग करने के लिए हम लोगों को कितने प्रोसेसेस पढ़ने हैं भाई, तो रिफाइनिंग करने के लिए हम लोग को 6 प्रोसेसेस टोटल पढ़ने हैं। अब बारी बारी से सभी प्रोसेस को हम लोग को पढ़ना है, तो उन बारी बारी से हम सभी प्रोसेस को पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग को देखा जाए तो पहला हम लोग का प्रोसेस था आसवन, जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं, नहीं तो ये पहले ही आप जानते हो इसके बारे में, आसवन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है आप जानते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसको क्या लिख रहा है। तो लिख रहा है आसवन प्रोसेस जो है उसके बारे में लिखा जा रहा है कि इस प्रक्रिया का उपयोग मुख्यतः वैसे धातुओं के लिए किया जाता है, वैसे धातुओं के लिए किया जाता है जिनका क्वथनांक उनके अशुद्धियों से कम होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आसवन यानी डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये उन्हीं मेटल्स के लिए यूज किया जाएगा, उन्हीं मेटल्स के लिए यूज करेंगे जिन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना है यहाँ पर क्वथनांक दिया गया है, नहीं वैसे तो जिनका क्वथनांक यहाँ पर क्लियर करना, ठीक है। वैसे मेटल, जैसे मान लो आप एक मेटल ले लिए, सिंपल समझो एक मेटल मैंने ले लिया, अब उस मेटल में क्या है कि आपको मेटल के भी पार्टिकल है, एक मेटल का रॉड मैंने ले लिया, उस रॉड में मेटल के भी पार्टिकल हैं यानी मेटल के भी कण हैं और साथ साथ उसमें कुछ अशुद्धियों के भी कण उपस्थित हैं, ठीक है। अब है क्या कि मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और मेटल के अंदर जो अशुद्धियां हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, नहीं तो अगर ऐसा किसी मेटल के साथ ऐसा अगर कोई केस है तो उस केस में ही हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, उस केस में ही हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ठीक, ध्यान रखना है। तो जनरली ऐसे कौन से मेटल हैं, नहीं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनकी अशुद्धियों से, नहीं तो वो कौन है भाई, जिंक, कैडमियम तथा Hg, ये ऐसे हम लोग के हैं जिंक, कैडमियम और Hg जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है इनमें उपस्थित अशुद्धियों से, ठीक है। जैसे मान लो जिंक का तुम कोई रॉड ले लिए, अब उस जिंक के रॉड में नहीं जो अशुद्धियां हैं हम मान लेते हैं कि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है, ऐसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मान लो कि 1200 केल्विन है, किसका, अशुद्धियों का, और जो जिंक है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तुमको है 1000 केल्विन, तो जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया और अशुद्धियों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। तो वैसे मेटल के केस में ही, वैसे मेटल के केस में ही हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे। चलो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं डिस्टिलेशन के लिए, यहाँ पर आप एक बर्तन ले लो, नहीं जिसको हम लोग आयरन रिटॉर्ट कहते हैं, यानी बर्तन जो है वो लोहे का बना हुआ है, देखा जाए। अब इसमें आप लोग जो रखे हुए हैं वो जिंक मेटल का मेल्ट रखे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग मान लो ये हम लोग रखे हुए हैं इस तरह से, ये जो है ये जेडन मेटल यानी जिंक मेटल का मेल्ट है, मेल्ट का मतलब इसका गला हुआ रूप है, यहाँ पर हम लोग जिंक को क्या रखे हैं, गला कर रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें आपका कुछ अशुद्धियां भी उपस्थित हैं, ठीक है, मान लो कि इसमें जो रेड कलर है
ये हमारी क्या है, अशुद्धियां हैं, ये हमारी अशुद्धियां हैं। अब हम लोगों को ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि ये जो वाइट कलर दिख रहा है ये हम लोगों का जिंक के कण है, जिंक के कण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो रेड कलर हैं, ये वाले रेड कलर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अशुद्धियों को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अशुद्धियों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक जिंक, एक जिंक का जिंक मेटल लिए, नहीं, अब उस जिंक मेटल में जिंक के भी पार्टिकल हैं और कुछ उसमें अशुद्धियां भी उपस्थित हैं, ठीक है। अब हम उनको मेल्ट करके यानी उनको गलाकर हम लोग एक बर्तन में डाल दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी बर्तन को हम लोग अब दूसरे बर्तन से कनेक्ट कर रहे हैं, देख लो भाई। ये हम लोग का दूसरा बर्तन हो गया। अब इसमें हम लोग यहाँ पर साइड में आइस भर रहे हैं। ये हम लोग का है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए कि इसको गर्म करना शुरू किए, यहाँ से हम लोग इसको गर्म करना शुरू किए, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम लोग गर्म करने लगे। और कब तक गर्म करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जिंक लिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं कि जिंक के मेल्टिंग पॉइंट, जिंक के बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे, ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिंक के बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे। अब जिंक के बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म कीजिएगा, नहीं तो इसमें जो व्हाइट कलर का हम लोग लाइन खींचे हुए हैं ये आपके जिंक के कण हैं, और जो रेड कलर वाले हैं ये क्या है, अशुद्धि हैं। अब जिंक के कण जो हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है, कम है। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है बाबू, कम है। और जो अशुद्धियां हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट जिंक के कण से क्या है, ज्यादा है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ध्यान रखना है। अब आप इसको गर्म कितना कर रहे हो, नहीं तो जिंक के बॉइलिंग पॉइंट तक ही गर्म कर रहे हो, उससे ज्यादा आप उसको हीट नहीं दे रहे हो। आप उतना हीट दे रहे हो कि यहाँ पर जो बर्तन है उस बर्तन का टेम्परेचर जिंक के बॉइलिंग पॉइंट तक मेंटेन रहे, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से हम लोगों का जिंक के जो पार्टिकल हैं वो वेपर में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना है। जिंक के पार्टिकल जो होंगे वो वेपर में कन्वर्ट करेंगे। अशुद्धियां वेपर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और हम उतना हीट नहीं दे रहे हैं कि अशुद्धियां भी वेपर में कन्वर्ट कर सके, ध्यान रखना है। हम उतना ही टेम्परेचर दे रहे हैं कि जिंक के जो पार्टिकल हैं वो वेपर में कन्वर्ट कर जाए। अब धीरे धीरे जिंक के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके ये हम लोग का दूसरे बर्तन में इकट्ठा होते जाएंगे, ये हम लोग के दूसरे बर्तन में इकट्ठा होते जाएंगे। अब ये जो वेपर हम लोगों का, यहाँ जो जिंक का वेपर हम लोगों का इस बर्तन में आ रहा है, तो इस बर्तन में हम लोग चारों तरफ क्या लगाए हुए हैं, आइस। अब ये आइस क्या करेगा, नहीं तो ये जो गर्म वेपर हम लोग का इसमें आ रहा है, नहीं आइस क्या करेगा कि इस वेपर को संघनित कर देगा। आइस क्या करेगा, इस वेपर को संघनित कर देगा, नहीं तो यही जो वेपर है वो फिर से आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, नहीं, और धीरे धीरे ठंडा होकर यही जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जिंक आपको मिलेगा वो आपको प्योर जिंक मिलेगा। यहाँ पर जो जिंक मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको प्योर जिंक मिलेगा। यहाँ भी जिंक था, लेकिन ये जो जिंक था आपका, ये जो जिंक हम लोग का इस बर्तन में था वो जिंक कैसा था, इम्प्योर जिंक था। ये जिंक आपका था इम्प्योर जिंक, ध्यान रखना है। जबकि यहाँ जो आपको जिंक मिलेगा वो इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा, ध्यान रखना है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन, यानी हिंदी में कहें तो आसवन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग क्या किए, फिर से मैं एक बार बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। मैंने एक बर्तन लिया,
इसमें मैंने इम्प्योर जिंक को डाल दिया। इम्प्योर जिंक का मतलब इसमें जिंक के कण भी हैं और अशुद्धियों के कण भी उपस्थित हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो जिंक का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, अशुद्धियों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब हम इस बर्तन को गर्म करेंगे, कितना गर्म करेंगे, उतना ही गर्म करेंगे जिससे जिंक का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का पहुंच जाए, यानी हम लोग उससे ज्यादा हीट यहाँ सप्लाई नहीं करेंगे। तो होगा क्या कि इसमें जो भी जिंक के कण होंगे वो वेपर में कन्वर्ट होंगे और दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो जाएंगे। जब वेपर इस बर्तन में आ जाएगा तो उस वेपर को ठंडा करने के लिए बर्तन के साइड में क्या लगा हुआ है, बर्फ लगा हुआ है। ये बर्फ वेपर को संघनित कर देगा और उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से आपका जिंक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, फिर धीरे धीरे ये ठंडा होता जाएगा और धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। तो यहाँ जो जिंक प्राप्त होगा वो यहाँ के जिंक से ज्यादा प्योरिस्ट फॉर्म में होगा। ये जिंक ज्यादा प्योर होगा, ये जिंक जो है ये इम्प्योर फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्टिलेशन में हमें क्या करना है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट अब देखें, अगला हम लोग का दिया हुआ है इसमें द्राव्य गालन परिष्करण, लिक्विएशन प्रोसेस। नहीं, द्राव्य गालन प्रोसेस यानी लिक्विएशन प्रोसेस क्या है, तो इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, अभी मैंने पढ़ाया आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो जनरली किसके लिए यूज करते थे, तो जिंक, कैडमियम और एजी के लिए यूज करते थे। ये दिमाग में आया। फिर ये ध्यान रखना है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें धातु का बॉइलिंग पॉइंट कम हो और अशुद्धियों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। ठीक है, उस केस में ही आप डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी आसवन प्रोसेस आप लगाते हैं। अब यहां पर है आपका द्राव्य गलन परिष्करण यानी लिक्विएशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को किस मेटल के लिए लगाएंगे समझना है। तो इस प्रोसेस को उस मेटल के लिए लगाएंगे जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, अब यहां बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट। इस मेथड को उस मेटल के लिए लगाएंगे जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो और उस मेटल में उपस्थित अशुद्धियों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। ठीक है, ध्यान रखना है, डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है और लिक्विएशन प्रोसेस में मेल्टिंग पॉइंट की बात होती है। तो यहां पर एक हम अशुद्ध धातु लेंगे, नहीं, अब उस अशुद्ध धातु का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और उसमें उपस्थित उस अशुद्ध धातु में जो अशुद्धियां हैं, नहीं, उस अशुद्धियों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये प्रोसेस आप अप्लाई करोगे। चलो पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया का उपयोग या प्रयोग वैसे धातुओं के लिए किया जाता है जिसमें धातु का गलनांक अशुद्धियों के गलनांक से कम होता है। अशुद्धियों के गलनांक से बाबू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सही है, चलो अब देखा जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। उसी चीज को ये लिखा हुआ है कि इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं डायरेक्ट। देखा जाए यहाँ आ जाए, यहां से मैंने एक फिगर बनाया है, उस फिगर को आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहां पर इम्प्योर मेटल रखना है। देखो बाबू, यहां पर हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, यहां पर मान लो कि हम लोग मेटल रख दिया, इसमें इम्प्योरिटी डाल दो, मान लो रेड कलर का कुछ इम्प्योरिटी हम यहाँ डाल दिए। ठीक है, तो इसमें जो व्हाइट बॉल है, जो यहाँ पर व्हाइट कलर का दिख रहा है, हम यहाँ पे लिखते हैं जो व्हाइट है वो है मेटल, ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपका रेड है वो है अशुद्धि यानी इम्प्यूरिटी है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्हाइट वाला आपका मेटल हो गया और जो रेड वाले हैं वो क्या हो गए, इम्प्यूरिटीज हो गए आपके। ध्यान रखना है। ठीक है, अब इतना बात तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या किए
कि ये जो है हम लोगों का ये मोल्टेन फॉर्म में है, ठीक है। ये हम लोग किस फॉर्म में है? मोल्टेन फॉर्म में है, ध्यान रखना है। ये जो है हम लोगों का ये पूरा का पूरा ये किस फॉर्म में है बाबू? तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर कि ये मोल्टेन फॉर्म में है, मोल्टेन फॉर्म में है, यानी पिघला हुआ रूप में है। नहीं, इसको हम अब यहाँ से नीचे गिराएंगे, पहले समझ लो सब बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि मोल्टेन फॉर्म में, नहीं मोल्टेन फॉर्म में मान लो कि हम लोग एक बर्तन के अंदर, एक बर्तन भी यहाँ पे लगा ही दो, नहीं तो तुम कहोगे कि मोल्टेन फॉर्म है तो सर क्या हो रहा है मोल्टेन फॉर्म है तो गिरना चाहिए। तो एक बर्तन में हम क्या किए, मोल्टेन फॉर्म ले लिए, ठीक है। और ये जो धातु है यहाँ पर ये प्योर है कि इम्प्योर धातु है? तो इम्प्योर यानी अशुद्ध धातु है, इम्प्योर धातु हम यहाँ पर ले लिए, ठीक है, जिसमें धातु के कण भी उपस्थित हैं और अशुद्धियों के कण भी उपस्थित हैं, ठीक है। और ये मोल्टेन फॉर्म में यानी कि द्रव अवस्था में है, ध्यान समझना है। अब हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हम लोग लिए हुए हैं, ये जो आपका बर्तन हम लोग इस तरह से बंद किए हुए हैं, नहीं इस बर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्बरेटरी फर्नेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है परावर्तनी भट्ठी। नहीं तो ये आपका एक परावर्तनी भट्ठी लिया गया है, उसी के अंदर ये काम होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा गैस हम लोग का भरा हुआ है? तो वो गैस इसमें भरा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं का अक्रिय वातावरण, ध्यान रखना है। यानी इसमें जो गैस भरा हुआ है वो कार्बन मोनोऑक्साइड भरा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या क्या सेटअप ले रहे हैं वो हम लोग को बताया जा रहा है। नहीं तो एक हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस ले लिए, ठीक है, उसमें हम लोग एक ढालू सतह, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो फिगर ग्रीन कलर का है इसको हम कहते हैं ढालू सतह, ये हम लोग ढालू सतह ले लिए हैं, ठीक है। नीचे एक बर्तन हम लगा दिए हुए हैं ऊपर हम लोग क्या लिए हुए हैं? मोल्टेन फॉर्म में यानी गलित अवस्था में हम लोग इम्प्योर धातु ले लिए हुए हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि इस मोल्टेन जो हम लोग का गलित अवस्था में यहाँ पे धातु है उसको यहाँ पर हम गिराना शुरू किए। तो अगर गिराना शुरू करेंगे तो सोचो ये हम लोग का गल गया और गलाकर हम इसको यहाँ पे गिराना शुरू किए तो ये गिरना शुरू हो जाएगा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से गिरना शुरू हो जाएगा, यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, नहीं ठीक है, गलना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो जाएगा, इस तरह से गिरेगा। ठीक है, और गिर के यहाँ पर इकट्ठा होगा। यहाँ पर इकट्ठा होगा। अब इसमें अंतर क्या है समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर जो इम्प्योर धातु लिखा गया है तो हम लोग क्या पढ़ा है इस मेथड में, इस मेथड में जो धातु है तो धातु का मेल्टिंग पॉइंट कम है, धातु का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। और अधातु का, सॉरी अधातु बोल रहे हैं, अधातु भी बोल सकते हैं या अशुद्धि ज्यादा अच्छा बोले हम लोग, नहीं यहाँ पर जो अशुद्धि है, अशुद्धि का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पर जो रेड कलर वाले हैं वो अशुद्धि हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बाबू? तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। और जो हम लोगों के क्या लिखे हुए हैं व्हाइट कलर वाले हैं वो हमारे मेटल के कण हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो हम लोग इसको जब मेल्ट किए हैं तो इस मेल्ट में हुआ क्या है कि धातु के जो कण हैं वो तो मेल्ट कर गए हैं यानी वो गलित अवस्था में है, लेकिन जो हम लोगों के रेड वाले हैं जो अशुद्धियां हैं वो ठोस अवस्था में ही रहेंगे, हम उनको नहीं गलाए हैं। यानी हम इस इम्प्योर मेटल को उतना ही हीट सप्लाई किए हैं, इस इम्प्योर मेटल को हम उतना ही हीट सप्लाई किए हैं जितना से इसमें उपस्थित मेटल तो गल गया है, लेकिन जो अशुद्धियां हैं वो गली हुई नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, नहीं अशुद्धियां अभी भी ठोस अवस्था फॉर्म में है, ध्यान रखना है। जबकि जो आपका मेटल है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल सोचो कि हम एक मोमबत्ती ले लिए, क्या ले लिए बाबू? एक मोमबत्ती ले लिए। अब उस मोमबत्ती में तुमको छोटे 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 बहुत छोटे छोटे कंकर उपस्थित हैं। हम एक मोमबत्ती ले लिए और उस मोमबत्ती में छोटे छोटे कंकर उपस्थित हैं, पत्थर उपस्थित हैं। अब तुम उसको अगर हीट करोगे मोमबत्ती के उस
टुकड़े को अगर हीट करोगे जिसमें मोम के भी कण हैं और पत्थर के भी कण हैं, तो हीट किए थोड़ा सा तो मोम तो पिघल जाएगा, नहीं, लेकिन जो पत्थर है वो नहीं पिघलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि पत्थर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और मोम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो यहाँ भी कहानी कुछ वैसे ही है, यहाँ पर भी कहानी ये है कि जो मेटल हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, और जो इसमें अशुद्धियां उपस्थित हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहाँ पर जो हम मेल्ट रखे हैं उस मेल्ट में हम लोग का मेल्ट जो रखे हैं, जो गलित अवस्था रखे हैं, उसमें गलित अवस्था में कौन है, तो मेटल के कण गलित अवस्था में है, ध्यान रखना है। और जो अशुद्धियां हैं, छोटी छोटी जो अशुद्धियां हैं जिनको हम लोग ऐसे हाथ से निकाल नहीं सकते हैं, ध्यान रखना है, नहीं, वो अशुद्धियां भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या किए कि इस गलित अवस्था को यहाँ पर गिरा दिए, तो गिरा दिए, धीरे धीरे गिराएंगे। अब धीरे धीरे गिराएंगे तो जो भी आपका गलित अवस्था में होगा वो गलित अवस्था वाला वो धीरे 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 ढालू सतह से नीचे आते 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 इस बर्तन में इकट्ठा होता जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें जो अशुद्धियां हैं आपकी यहाँ पर जो रेड कलर वाले हैं वो चूंकि भारी हैं, ठोस अवस्था में हैं, नहीं, तो वो हम लोगों का इस जो ढालू सतह पर जो गड्ढा बना हुआ है इस गड्ढे में जमा हो जाएंगी, इस गड्ढे में हम लोगों का जहां तहां जमा हो जाएंगी, ध्यान रखना है, ठीक है। और जो गलित अवस्था होंगी वो हम लोगों का नीचे की तरफ गिर जाएंगी, ध्यान रखना है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाया गया, नहीं, जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल क्या बोले कि आपका हुआ क्या कि मान लो आप एक मोम लिए, नहीं, जिसमें छोटे छोटे कंकड़ थे, अब क्या किया, हम उस मोम को एक कटोरा में रखकर पिघला दिए, तो मोम तो पिघल गया, लेकिन जो कटोरा में जो मोम के अंदर पत्थर था वो पत्थर नहीं पिघला। अब हम क्या किए कि ढालू सतह पर अगर उसको गिराएंगे तो मोम जो होगा वो तो सीधे नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, और उसमें जो कंकड़ उपस्थित होगा वो इस मोम के साथ आएगा और इसमें गिरना शुरू हो जाएगा, इसमें घुस जाएगा, इसमें घुस जाएगा, और मोम के कण सीधे चले आएंगे। यहाँ भी कुछ कंकड़ कण आ सकते हैं लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी इस ऊपर वाले मोम के सापेक्ष में। तो सेम मेटल भी ऐसा ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेटल है वो इम्प्योर मेटल है, लेकिन यहाँ पर जो मेटल मिलेगा वो इसके सापेक्ष में, यहाँ पर जो मेटल मिलेगा वो क्या मिलेगा बाबू, तो ये प्योर मेटल के कण मिलेंगे, ये यहाँ पर प्योर मेटल का कण मिलेगा, ध्यान रखना है। तो ये है आपका लिक्विएशन प्रोसेस, तो नाम ही है इसका लिक्विएशन प्रोसेस, यानी कि क्या करना है, इम्प्योर धातु को लिक्विड में बदल देना है, नहीं, उसमें ध्यान ये रखना है कि उतना ही इम्प्योर धातु को उतना ही टेम्परेचर सप्लाई करना है जिससे धातु जो है वो तो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाए, लेकिन उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करें, नहीं, और उसी लिक्विड को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इस ढालू सतह पर गिराएंगे। ढालू सतह पर जब गिराएंगे तो जो लिक्विड फॉर्म में जो मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म में है, वो ढालू सतह से ऊपर से नीचे आते हुए जो नीचे बर्तन रखा हुआ है उसमें आकर सभी धातु जमा हो जाएंगे, और जो अशुद्धियां होंगी वो ढालू सतह पर जो गड्ढे बनाए गए हैं उन गड्ढों में वो जमा होने लगते हैं, नहीं, जिसके कारण से आपको यहाँ पर जो धातु मिलता है वो यहाँ के धातु के सापेक्ष में बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, ध्यान रखना है। तो ये आपका कहलाता है द्रव्य गालन प्रोसेस, नहीं, या लिक्विएशन प्रोसेस उसको कहते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसी बात को हम लोगों ने पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिसके कारण शुद्ध धातु नीचे उपस्थित बर्तन में इकट्ठा हो जाते हैं। ध्यान से फिर से एक बार पढ़ लीजिए। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को ध्यान रखना है, अशुद्ध धातु को क्या किया जाता है, पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है। तो लिखा हुआ अशुद्ध धातु को पिघलाकर, लेकिन अशुद्ध धातु को ऐसे पिघलाना है कि उसमें धातु तो पिघल जाए लेकिन अशुद्धियां पिघली हुई नहीं हो, ध्यान रखना है। तो जिसके कारण शुद्ध धातु नीचे उपस्थित, जिसके कारण क्या होता है, शुद्ध धातु नीचे उपस्थित बर्तन में इकट्ठा हो जाते हैं तथा अशुद्धियां जिनका गलनांक ज्यादा होता है वो ढालू सतह के
गड्ढों में उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना है। तो जो अशुद्धियां होंगी वो ढालू सतह के गड्ढों में उपस्थित हो जाएंगी, और जो मेटल होगा वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, नीचे जो बर्तन होगा उस बर्तन में नीचे जमा हो जाएगा। ये हम लोग को बताया गया। चलो आगे बढ़े हम लोग। यहां से अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया से क्या होगा, धातु तथा अशुद्धियां अलग हो जाती हैं, ध्यान रखना है, और हम लोग को ज्यादा प्योर मेटल यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रक्रिया का उपयोग मुख्यतः टीन तथा लीड को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना है। तो ऐसा पूछ देता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि भाई लिक्वेशन प्रोसेस जो है वो जनरली किस मेटल के लिए यूज किया जाता है, तो किसके लिए यूज करेंगे, टीन तथा लीड के लिए। लिक्वेशन प्रोसेस में क्या ध्यान रखना है, तो ये प्रोसेस उन मेटल के लिए यूज किया जाता है जिनमें मेटल का बॉइलिंग पॉइंट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो और अशुद्धियों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। ठीक है, वही हम लोग को यहाँ से बताया गया। तो लेड और टीन के लिए प्रोसेस यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं उसको मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। हाँ, यहाँ पर बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का अक्रिय वातावरण यूज करते हैं। तो अक्रिय वातावरण यूज करने का कारण ये होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेटल है, नहीं अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में करेंगे, नहीं खुला हुआ वातावरण में करेंगे, तो खुले हुए वातावरण में तो बहुत सारे गैस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नहीं SO2 गैस है, SO3 गैस है, बहुत सारी गैसेज हैं, नहीं तो उन गैसेज से इस मेटल के पार्टिकल के रिएक्शन करने की संभावना बढ़ जाती है, ध्यान रखना है, यानी इनका ऑक्सीडेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दूसरे किसी और रिएक्शन में भाग नहीं ले, इसलिए एक अक्रिय इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है ताकि यहाँ पे जो मेटल के कण हैं वो और एटमॉस्फेयर में उपस्थित किसी कण के साथ रिएक्शन करके और अशुद्धियों को कंटेन नहीं कर ले। इसलिए इनको इनर्ट एटमॉस्फेयर में, अक्रिय वातावरण में हमको पिघलाकर ढालू सतह पर नीचे गिराया जाता है। ठीक है, इनको ओपन एटमॉस्फेयर से अलग रखा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलो, तो यहां से सब बातें हम लोग समझ गए। अब हम लोग का अगला देखें अगर, तो अगला हम लोग का इसमें आता है जोन रिफाइनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं मंडल परिष्करण। जोन रिफाइनिंग जिसको हम लोग कहते हैं मंडल परिष्करण। ठीक है, इसी जोन रिफाइनिंग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्या जानते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो उसको देखना है हम लोग को, चलो देखते हैं। यहां पर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, पहले इस विधि के बारे में लिखा जाए तो लिख रहा है कि इस विधि का उपयोग अति शुद्ध धातु यानी अल्ट्रा प्योर मेटल, ध्यान रखना है, अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी जो जोन रिफाइनिंग है, मंडल परिष्करण जो है, इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, तो इसका यूज जो है वो अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए करते हैं। अल्ट्रा प्योर मेटल जो है प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, पहला बात ये समझ में आ गया। अब क्या लिख रहा है कि इस विधि का उपयोग मुख्यतः अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर्स को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना है। इस विधि का उपयोग मुख्यतः अर्धचालकों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। नहीं, जैसे जर्मेनियम को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, सिलिकॉन को नहीं, बोरोन को, गैलियम को, इंडियम को, etc। यानी ये सब हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये बहुत हाई प्यूरिटीज फॉर्म में जब रहते हैं तभी इनका यूज हम लोग सही तरीके से कर पाते हैं। नहीं तो सेमीकंडक्टर्स को अगर हम चाहते हैं कि वो हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म में रहें, नहीं तो हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म में, सेमीकंडक्टर्स को हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उसी प्रक्रिया को मंडल परिष्करण या इंग्लिश में कहें तो जोन रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो दिमाग में आ गया कि भाई ठीक है, जोन रिफाइनिंग जो है वो किसके लिए उपयोग करते हैं भाई, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज करते हैं। इस मेथड से हम लोग को जो मेटल मिलेगा वो अल्ट्रा प्योर मिलेगा, यानी बहुत ज्यादा प्योर मिलेगा, यानी कि लगभग 100% तक ये प्योर मिलेगा। नहीं 100% नहीं बोला जाता है, लेकिन फिर भी ये लगभग 100% तक प्योर आपको मिल सकता है, ध्यान रखना है। ठीक, चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। लिख रहा है कि इस विधि का सिद्धांत, यानी जो जोन रिफाइनिंग आप पढ़ रहे हैं,
ये जोन रिफाइनिंग जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है उसके बारे में हम लोग को बताया गया है। चलो भाई देखते हैं किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सिद्धांत को ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अशुद्धियों की विलयता, ध्यान से पढ़ना है, अशुद्धियों की विलयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। यहां लिख रहा है कि अशुद्धियों की विलयता, अशुद्धियों की विलयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। नहीं, ठीक है, यानी जो अशुद्धियां हैं वे अशुद्धियां ठोस अवस्था में रहना पसंद नहीं करती हैं, गलित अवस्था में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। ध्यान रखना है, जो अशुद्धियां हैं धातु में, किसी धातु में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वो धातु के ठोस अवस्था में उपस्थित रहना नहीं चाहती हैं, वो गलित अवस्था में ज्यादा आराम से, ज्यादा आसानी से उसमें रहना पसंद करती हैं। ध्यान रखना है। या इसी चीज को आप बोलते हो कि विलयता यानी सॉल्युबिलिटी, नहीं, यानी कि जो अशुद्धियां हैं वो जो अशुद्धियां हैं वो धातु के ठोस अवस्था में कम विलय होती हैं। ध्यान समझना है, जो अशुद्धियां हैं वो धातु के ठोस अवस्था में कम विलय होती हैं, और वही अगर धातु का गलित अवस्था रहे यानी लिक्विड स्टेट रहे तो उसमें अशुद्धियां अच्छी तरीके से विलय हो जाती हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही बात हम लोग को ध्यान रखना है, उसी बात को यहाँ लिखा गया है कि अशुद्धियों की विलयता, नहीं, यानी अशुद्धियां जो होती हैं उनकी विलयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती हैं। नहीं, यानी ये विलयता कॉन्सेप्ट पर लागू होगा। जो अशुद्धियां होंगी वो गलित अवस्था में रहना ज्यादा पसंद करती हैं, ठोस अवस्था में रहना कम पसंद करती हैं। ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसी बात को दूसरे तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है या, इसी बात को दूसरे तरीके से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि जब एक अशुद्ध धातु के गलित विलयन को, जब एक अशुद्ध धातु के गलित विलयन को ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है तो शुद्ध धातु के कण ठोस अवस्था में बदलने लगते हैं। ध्यान रखना है, ठीक से समझो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब एक अशुद्ध धातु के, ध्यान समझना, जब एक अशुद्ध धातु के गलित विलयन को, गलित विलयन को ठंडा किया जाता है तो शुद्ध धातु के कण ठोस अवस्था में बदलने लगते हैं, अर्थात क्रिस्टलीकृत, अर्थात क्रिस्टलीकृत होने लगते हैं। जबकि अशुद्धियां वहां उपस्थित रहती हैं, जबकि अशुद्धियां वहां उपस्थित रहती हैं जहां धातु गलित अवस्था, जहां धातु गलित अवस्था में रहता है, जहां धातु गलित अवस्था में रहता है वहां ये रहना पसंद करती हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, देख लिया जाए। चलो अब इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश किया जाए। देखो तो जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल हम लोग को समझ सकते हैं। मान लो आपका एक बर्तन है, ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा बर्तन। इस बर्तन में हम लोग पानी लिए हुए हैं। यहाँ जो आपका है वो है H2O, और वो किस रूप में है? तो लिक्विड के फॉर्म में है। यहाँ जो है हम लोग बर्फ लिए हुए हैं। ये क्या है बाबू? ये आपका बर्फ है, ध्यान रखना है। यानी ये भी H2O ही है। बर्फ का ये फॉर्मूला क्या होता है? H2O। बस अवस्था अलग होता है कि यहाँ पर ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। ये आपका बर्फ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका ठोस अवस्था में है। बर्फ किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। और यहाँ जो H2O है वो किस अवस्था में है? द्रव्य अवस्था में है। अब समझने की कोशिश करो कि मान लो तुम एक चम्मच लिए हुए हो। ये तुम्हारा हो गया एक चम्मच, ठीक है। अब इस चम्मच में तुम क्या लिए हुए हो? नमक लिए हुए हो। मान लो इसमें तुम कोई नमक ले लिए, NaCl ही ले लिए, जो कि मान लो कि तुम्हारा पीला कलर का है, ठीक है। इसमें तुम NaCl ले लिए हुए हो। चलो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हुए हैं इस चम्मच में? NaCl, ठीक है। ये नमक है आपका। अब हम इस NaCl को इसमें भी डाल दिए,
नमक को इसमें भी डाल दिए NaCl को, और इस NaCl को हम इसमें भी डाल दिए। ठीक है, अब ये बताओ कि जो NaCl होगा वो H2O सॉलिड में अच्छे तरीके से घुल जाएगा कि ये जो NaCl है इस H2O जो द्रव्य अवस्था में है इसमें आसानी से घुल जाएगा। तो आप बहुत समझदार हो, आप समझते हो यहां से नहीं कि इसमें इस केस में यानी H2O जब लिक्विड फॉर्म में है, H2O लिक्विड में NaCl की विलयता ज्यादा होगी, विलयता ज्यादा होगी, ध्यान रखना है। नहीं, और इसमें विलयता जो होगी वो कम होगी, इसमें NaCl की विलयता, NaCl की विलयता कम होगी। यानी कि सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यहां से बता सकते हो कि भाई अगर NaCl हम लोग डालते हैं नहीं बर्फ में तो ये भी H2O ही है, यहाँ पर भी H2O है, बस स्टेट का अंतर है कि यहाँ पर ये द्रव्य अवस्था में है और यहाँ पर ये ठोस अवस्था में है। अब हम दोनों में नमक डाल दिए, अब अगर दोनों में आप नमक डाल दोगे नहीं तो आपको पता है कि H2O लिक्विड में NaCl रहना, इस H2O जब द्रव्य अवस्था में है तो इसमें NaCl रहना ज्यादा पसंद करता है, इसमें वो हर एक भाग में घुल जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, NaCl जो होगा वो H2O के हर एक भाग में आसानी से विलय होगा। ध्यान रखना है, नहीं इसमें आसानी से वो फैल सकता है, पूरी तरह से मिक्स कर सकता है, ध्यान रखना है। तो इसमें वो रहना ज्यादा पसंद करता है क्योंकि यहाँ पे आसानी से वो सबसे घुल मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पानी के कण तो आपस में ही सटे हुए हैं, नहीं ये किसी और को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप नमक डालोगे भी तो नमक क्या होगा, जहां तहां उपस्थित रहेगा, जहां तहां उपस्थित आपका हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें विलय हो पाएगा, तो इसमें विलय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेम अब यहां पर समझो कि हमारी जो अशुद्धियां हैं नहीं, ठीक है, मान लो कि ये जो लिक्विड हम लोग H2O जो ठोस लिए हुए हैं इसको मान लो कि ये धातु है, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। H2O यहाँ पर क्या हम मान लिए कि H2O आपका धातु है, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। यहाँ जो H2O लिक्विड है इसको मान लो कि ये भी धातु है और वो किस अवस्था में है, नहीं तो लिक्विड अवस्था में है। और ये NaCl जो है तुम्हारा अशुद्धियां है। अब तुम इस NaCl को नहीं तुम डाल रहे हो धातु के लिक्विड फॉर्म में भी और धातु के ठोस अवस्था में भी डाल रहे हो, तो ये NaCl किस में रहना पसंद करेगा, तो NaCl द्रव्य अवस्था में रहना, यानी जो हम लोग का जो मेटल है नहीं, मेटल जो हम यहाँ पर लिक्विड को क्या माने हुए, मेटल माने हुए हैं, तो जो यहाँ पर मेटल आपका लिक्विड फॉर्म में है इसमें अशुद्धियां रहना ज्यादा पसंद करती हैं, और जो मेटल का यहाँ सॉलिड फॉर्म लीजिएगा उसमें अशुद्धियां रहना कम पसंद करती हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी प्रिंसिपल पर जोन डिफाइनिंग काम करता है कि अशुद्धियां जो है वो गलित अवस्था में ज्यादा विलय होती हैं नहीं, और ठोस अवस्था में अविलय अविलय होती हैं, यानी वो घुलना नहीं चाहती हैं। ठोस अवस्था में धातु के ठोस अवस्था फॉर्म में नहीं रहना चाहती हैं, धातु के गलित अवस्था फॉर्म में ही रहना चाहती हैं। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। चलो अब एक्चुअली इस प्रक्रिया में होता क्या है थोड़ा उसको हम लोग समझ लें। जोन डिफाइनिंग में होता क्या है अब उसको समझा जाए। देखो तो जोन डिफाइनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक धातु का पहले रॉड लेते हैं। चलो ये मान लो कि तुम्हारे धातु का कोई रॉड है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई इम्प्योर मेटल रॉड है, हम इसको लिख दे रहे हैं भाई, ये तुम्हारा जो है वो क्या है, इम्प्योर मेटल रॉड है। और लिखा जाए इम्प्योर यानी अशुद्ध, इम्प्योर मेटल रड है। अब ये तुम्हारा इम्प्योर मेटल रड है, ले लिए हम इसको। अब इस इम्प्योर मेटल रड में मेटल के भी कण होंगे और अशुद्धियों के कण भी उपस्थित होंगे, ठीक है। इसमें तुमको क्या होंगे भाई, मेटल के कण भी उपस्थित होंगे और अशुद्धियों के कण भी उपस्थित होंगे। तो मान लो ये जो व्हाइट वाले हैं ये सब हमारे मेटल के कण हैं, जो व्हाइट वाले हम लिख रहे हैं ये सब हमारे क्या हैं, तो मेटल के कण हैं, मान लिए ऐसे ही।
ये मेटल कण है। अब इसी में क्या उपस्थित हैं? अशुद्धियां। इसी में आपके अशुद्धियां भी उपस्थित हैं। जहां तहां आपके अशुद्धियां भी कुछ उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये इम्प्योर मेटल रड है नहीं, जिसमें आपका हम लोग क्या लिख रहे हैं कि जो व्हाइट वाला है ये मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं, और इसमें जो रेड वाला है वो आपको अशुद्धियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रेड वाला है आपका वो अशुद्धियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अब समझने की कोशिश किया जाए। अब हम लोग अगर ध्यान दें तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर मान लो हम जस्ट कंसेप्ट पहले समझ रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यार रुको, देखा जाए। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रोलिंग हीटर बोलते हैं नहीं, ये जो है हमारा वो घूमने वाला रोलिंग हीटर है। हीटर जिसको आप गर्म कर सकते हैं नहीं, हीटर पर नहीं हम लोग खाना बनाते हैं, उस तरह से ये रोलिंग हीटर है जिसको आप इधर ले जा सकते हो, ऐसे ऐसे आप ले जा सकते हो, आगे पीछे आप कर सकते हो। तो ये आपका रोलिंग हीटर है मान लो नहीं। अब इस रोलिंग हीटर से हम लोग क्या किए कि यहाँ पे गर्म करना शुरू किए, इस भाग को गर्म करना शुरू किए। मान लो ये हम लोग का भाग जो है उस रोलिंग हीटर के कारण ये भाग जो है वो गर्म होने लगा। तो अगर ये भाग हम लोग का गर्म होने लगा, ये हीट दे रहे हैं, मान लो कि ये हीट दे रहे हैं, तो ये भाग जो है मेटल का ये भाग जो है वो गर्म होने लगा। ये वाला भाग हम लोग इतने भाग को मान लो घेर देते हैं, ये वाला भाग जो है ये वाला भाग आपका गर्म होने लगा। ठीक है, तो अगर ये भाग गर्म होगा नहीं तो ये भाग धीरे धीरे हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगा नहीं, धीरे धीरे आपका सेमी लिक्विड में कन्वर्ट करने लगेगा। ध्यान रखना है, ये धीरे धीरे आपका मुलायम नहीं हो जाएगा, पहले ये ठोस अवस्था में है, इम्प्योर फॉर्म में है। अब हम इस भाग को, यहाँ वाले भाग को हम गर्म कर रहे हैं, तो अगर यहाँ वाले भाग को गर्म कर रहे हैं नहीं तो ये वाला भाग जो है वो धीरे धीरे मुलायम होता जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है, धीरे धीरे ये हम लोग का सेमी सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ना ही पूरा सॉलिड ना ही पूरा लिक्विड, मेल्ट फॉर्म में धीरे धीरे आने लगेगा। पूरा मेल्ट भी नहीं करना है, ध्यान रखना है, पूरा मेल्ट करना तो पिघल के गिरिए जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इस भाग को गर्म किए, तो इस भाग को गर्म किए नहीं तो ध्यान रखना है अब इसके बगल में जो अशुद्धियां हैं, इसके बगल में यहाँ पर जो अशुद्धि आपको दिख रही है, ये भाग मेल्ट कर रहा है, तो ये जो अशुद्धि है ये इधर का भाग, ध्यान समझना बाबू, ये भाग अभी ठोस अवस्था में है और ये भाग गर्म करने के कारण से ये भाग क्या होगा, मेल्ट होने लगा। तो मेल्ट होने लगा तो ये जो रेड कलर का अशुद्धि दिख रहा है, ये अशुद्धि ठोस अवस्था में रहना पसंद करता है कि मेल्ट अवस्था में रहना पसंद करता है, मेल्ट अवस्था में रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे जो आपका ये जो अशुद्धि दिख रहा है वो यहाँ ठोस अवस्था से ये बगल वाले मेल्ट अवस्था में मूव कर जाएगा। मूव करेगा कि नहीं करेगा, मूव कर जाएगा नहीं, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम लोग का ये आपका अशुद्धि दिख रहा है, ये ठोस अवस्था में रहना पसंद नहीं करता है, मेल्ट अवस्था में रहना पसंद करता है, तो ये मूव कर जाएगा इस तरह से, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका ये मूव कर गया। अब हम इस हीटर को क्या कर रहे हैं कि इधर की तरफ फ्लो करवा रहे हैं नहीं, अब ये हीटर आपका आगे बढ़ रहा है नहीं, ध्यान रखना है। अब ये जो हीटर है आपका, यहां से हम लोग का मान लो अब यहाँ पे आ गया मान लो अब हम इस हीटर को यहाँ पर ले आए, थोड़ा सा इसको हम लोग हटाएं, ऊपर बस दिख रहे हैं कि हीटर को हम लोग इधर अब ला रहे हैं। चलो अब यही हीटर जो है आपका अब यहाँ पर आ गया, हीटर को हम यहाँ से यहाँ पर लाए, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो आपके धातु के कण हैं ये यहीं पर रहेंगे, लेकिन ये हीटर जब यहाँ पर आया तो अब ये जो भाग है वो गलित होने लगेगा। मान लो कि यहाँ पे जो भाग है जहाँ पर ये हीटर हीट सप्लाई करेगा नहीं, तो ये भाग जो है जहाँ पर ये हीट सप्लाई कर रहा है अब ये भाग गलने लगेगा। तो ये जो धातु के कण हैं ये अपने जगह पर ही रहेंगे, ध्यान रखना है, लेकिन जो आपके अशुद्धियां हैं वो कहाँ रहना पसंद करती हैं, गलित अवस्था में। तो हीटर को जब हम लोग यहाँ से यहाँ लाए तो इधर वाला भाग ठंडा होने लगा, तो जब इधर वाला भाग ठंडा होने लगेगा तो ये भाग तो फिर से ठोस अवस्था में बदलना चाहेगा, तो ये भाग आपका ठोस अवस्था में बदलना चाहता है, ध्यान रखना है। लेकिन क्या जो अशुद्धियां हैं वो ठोस अवस्था में रहना चाहती हैं, नहीं। आप हीटर को थोड़ा सा घसका के आगे ले आए, तो जब हीटर को थोड़ा सा घसका के आगे लाइएगा तो उसके आगे वाला भाग जो है, अब ये भाग जो है ये धीरे धीरे मुलायम होने लगेगा, गलित अवस्था में जाने लगेगा ना, नहीं। तो होगा क्या कि
जो अशुद्धियां हैं वो हमेशा जैसे ही ये भाग ठंडा होगा, ये शीतल होगा, ये भाग आपका ठोस अवस्था में बदलने लगेगा। अब इसमें जो अशुद्धियां जो हम लोग को थी, वो अशुद्धियां जो है वो फिर अब इधर फ्लो करने लगेंगी, इधर फ्लो करने लगेंगी। नहीं, ध्यान रखना है। तो धातु के कण यहीं पर रहेंगे, बात को ध्यान समझना है। धातु के कण यहीं पर रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि धातु के कण स्थिर हैं, वो फिक्स हैं। धातु का मेटालिक बॉन्ड भी उपस्थित है उनके बीच में, नहीं। लेकिन जो अशुद्धियां हैं वो तो धातु के कणों के बीच में जहां तहां फंसी हुई हैं, और वो रहना कहाँ चाहती हैं, तो वो मिल्ट फॉर्म में यानी गलित अवस्था में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। तो हीटर यहाँ पर था तो यहाँ गलित अवस्था था, नहीं, तो इसमें रहना पसंद कर रही थी। अब हीटर को मूव किए तो आगे वाला भाग जो था वो गलित होने लगा, नहीं, और पीछे वाला भाग ठंडा हो गया तो वो तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने लगेगा। तो वो सॉलिड फॉर्म में तो अशुद्धियां रहना नहीं चाहती हैं, तो ये भाग जैसे से ठोस अवस्था में बदलता जाएगा। अब बगल वाला भाग, हम हीटर यहां ला दिए हैं तो बगल वाला भाग जो है वो अब गलित अवस्था में बदल गया है, समझ रहे हो, नहीं। तो जो अशुद्धियां होंगी वो इस ठोस अवस्था में रहना पसंद नहीं करती, वो फिर से बगल वाले गलित अवस्था में चली आएंगी। फिर से कहां चली आएंगी, गलित अवस्था में चली आएंगी। हीटर को आप यहां से अब यहां ले आओ, नहीं, इसी हीटर को आप यहां से अब यहां लाओ, नहीं, तो अब क्या होगा, आप इस भाग को गर्म करोगे, नहीं, तो अब ये भाग गलित अवस्था होने लगेगा, ध्यान रखना है। तो अगर ये भाग आपका अब गलित होने लगेगा यानी ये भाग मेल्ट करने लगेगा, तो इधर जितनी भी अशुद्धियां थी, ये सब जो अशुद्धियां हैं, नहीं, क्योंकि आप हीटर को यहां शुरू किए हो तो गलित अवस्था में गई, फिर हीटर को भगाए तो धातु के कण यहीं पर रह गए, लेकिन गलित अवस्था जो थी वो क्या हो गई, सॉरी गलित अवस्था हम बोल रहे हैं, जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां कहाँ चल जाएंगी, गलित अवस्था में मूव करती रहेंगी। यानी हीटर जहां जहां जाएगा वहां का भाग गलित होने लगेगा और अशुद्धियां उस गलित अवस्था में मूव करती जाएंगी, मूव करती जाएंगी। यानी इधर वाला फिर इसमें मूव करेगा, इधर वाला इसमें मूव करेगा, ये इसमें मूव करेगा, नहीं, तो ये कौन मूव कर रहा है, अशुद्धियां मूव कर रही हैं। कौन मूव कर रहा है, अशुद्धियां मूव कर रही हैं। तो जैसे जैसे आपका हीटर इधर की तरफ मूव करता जाएगा, नहीं, इधर वाला भाग गर्म होता जाएगा, पीछे वाला भाग ठंडा होता जाएगा, पीछे वाला भाग ठोस अवस्था में बदलता जाएगा, आगे वाला भाग मेल्ट अवस्था में बदलता जाएगा, नहीं, और जो पीछे की अशुद्धियां थीं वो ठोस अवस्था में रहना पसंद नहीं करती हैं। तो जैसे जैसे हीटर आपका मूव करेगा अशुद्धियां भी हीटर के साथ मेल्ट अवस्था में मूव करती जाएंगी, नहीं। तो इस तरह से आपका ये मूवमेंट चलेगा। अब कुछ समय के बाद परिस्थिति क्या होगा, तो कुछ समय के बाद कुछ ऐसा परिस्थिति आएगा, कुछ समय के बाद अगर हम देखें तो परिस्थिति क्या आएगा, कुछ समय के बाद परिस्थिति ऐसा आएगा कि आपको एक तरफ कुछ समय के बाद स्थिति क्या आएगा कि हीटर आपका घूमते 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 यहां पर आ गया, नहीं, तो हीटर जब घूमते घूमते यहां पर आ गया तो अब ये भाग गलित है, नहीं, और हम यहां से हीटर को शुरू किए थे, नहीं, तो इस हीटर के साथ कौन कौन चल रहा है, अशुद्धियां चल रही हैं, धातु के कण नहीं चल रहे हैं, वो स्थिर है, नहीं, धातु कण जैसे हम हीटर इधर बढ़ाते जाएंगे इधर का भाग ठंडा होता जाएगा और वो ठोस अवस्था में बदलता जाएगा। लेकिन जो अशुद्धियां हैं वो ठोस अवस्था में, धातु के ठोस अवस्था में रहना पसंद नहीं करती हैं, तो अशुद्धियां हीटर के साथ ही मूव करती रहेंगी, गलित अवस्था में गलित अवस्था में गलित अवस्था में मूव करती रहेंगी, नहीं। अब आपका हीटर घसकते घसकते कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, नहीं, तो जितनी भी अशुद्धियां होंगी, नहीं, वो यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएंगी, ध्यान रखना, जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो यहां पर आकर इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है। मान लो कि अभी भी कुछ अशुद्धियां यहां पर रह गई, नहीं, जो हीटर के साथ नहीं जा पाई यानी गलित अवस्था में नहीं जा पाई, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इस हीटर को यहां पर उठाएंगे, नहीं, अब बैक नहीं लाना है, इस हीटर को हटाइए, नहीं, अब फिर यहां से लगाइए, ध्यान रखना ही नहीं कि सर ऐसे मत घसका दीजिएगा, ऐसे घसकाएंगे तो फिर इधर का भाग मेल्ट होने लगेगा और सब अशुद्धियां फिर आके इसमें मिल जाएंगी, गलत नहीं कीजिएगा, ध्यान रखना है। इस हीटर को मीटर बोल रहे हैं, इस हीटर को यहां से हटाइए और यहां से हटाकर फिर यहां पे लगाइए और यहां से फिर इसको
धीरे 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 इधर की तरफ लाइए और यहाँ पर लाइए। तो अब जो अशुद्धियां, कुछ और अशुद्धियां जो फंसी होंगी वो भी धीरे 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 जाकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी। नहीं, फिर आपको लग रहा है कि कुछ और फंस गया है, नहीं तो फिर और इसको फिर यहाँ से हटाइए। ये नहीं कि इधर नहीं लाना है, इस हीटर को हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, इधर नहीं, इसको ऐसे ऐसे मत घुमाए लगिएगा। इस हीटर को फिर हटाइए और फिर यहाँ से लाकर यहाँ पे रखाइए और यहाँ पर लगाकर फिर इसको ऐसे ले जाइए। एक तरफ ही मूव करना है, ध्यान रखना, एक ही दिशा में बार बार मूव करना है, दोनों दिशा में मूव नहीं करना है। नहीं तो हटाए, यहाँ लगाए, इस तरह से ले गए, तो जो भी अशुद्धियां फंसी होंगी वो धीरे धीरे सब क्या हो जाएंगी, एक कोने पर जमा हो जाएंगी और एक कोने पर आपका प्योर मेटल बच जाएगा। एक कोने पर आपका प्योर मेटल जो है वो बच जाएगा। अब बाद में क्या करेंगे, तो इस भाग को हम लोग काट देंगे और काट के इसको अलग कर देंगे, तो हमको शुद्ध धातु का रॉड मिल जाएगा और जो अशुद्धियां थी वो अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका होता है जोन रिफाइनिंग में। नहीं, ये आपका होता है जोन रिफाइनिंग में। तो जोन रिफाइनिंग में हम लोग क्या किए, जोन रिफाइनिंग में हम लोग क्या किए कि एक इम्प्योर मेटल का रॉड ले लिए। नहीं, उस इम्प्योर मेटल के रॉड को यहां भी हम लोग को ध्यान रखना होता है, यहां भी आप ध्यान रखिएगा कि यहां भी आपको कुछ हम लोग ऐसे बना दें, देखा जाए यहां भी ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, नहीं ये प्रोसेस आपका इनर्ट एटमॉस्फेयर में ही होता है। ठीक है, यहां पर भी देखा जाए तो ये इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर, इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहां भी हम लोग इसको रेगुलेटरी फर्नेस में ही करेंगे और इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर यहां पर उत्पन्न करेंगे, यानी इसमें इनर्ट गैस भरा रहेगा। नहीं, ध्यान रखना है कोई और गैस इसमें नहीं भरेंगे, क्योंकि और कोई और गैस भरते हैं तो आप जानते हैं कि मेटल सक्रिय होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, वो दूसरे गैस से फिर रिएक्शन करने लगेंगे तो और अशुद्धियों की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए, इनका रिएक्शन नहीं हो पाए, इसलिए इनको इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। ठीक है, और इनर्ट गैस जो होते हैं वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए जनरली इनर्ट गैस इसमें भर दिया जाता है, ध्यान रखना है। चलो, तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं कि एक इम्प्योर रॉड ले लिए, अब उस इम्प्योर रॉड में धातु के कण भी हैं और अशुद्धियां भी हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रोलिंग हीटर ले लिए, उस रोलिंग हीटर से धातु का एक भाग हम लोग गर्म करेंगे, जिससे धातु का यह भाग मुलायम होगा, मेल्ट होने लगेगा। नहीं, जो अशुद्धियां होंगी वो मेल्ट फॉर्म में रहना पसंद करती हैं, तो अशुद्धियां मेल्ट फॉर्म में आ जाएंगी। फिर हम लोग जैसा ही हीटर को आगे बढ़ाएंगे, पीछे वाला भाग ठंडा होगा और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने लगेगा, नहीं ठोस अवस्था में बदलने लगेगा। नहीं, अब हीटर आगे बढ़ा हुआ है तो आगे वाला भाग जो है वो मेल्ट करने लगेगा। नहीं, तो जो पीछे वाली अशुद्धियां होंगी वो बगल वाले मेल्ट में कूद जाएंगी, ध्यान रखना है, क्योंकि वो मेल्ट फॉर्म में ही रहना पसंद करती हैं, ध्यान रखना है। फिर हम हीटर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो पीछे वाला भाग फिर ठंडा होगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। तो धातु के कण मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही धातु के कण ठंडा होने के बाद ठोस अवस्था में बदलने लगेंगे, उसमें उपस्थित अशुद्धियां उस ठोस अवस्था में रहना पसंद नहीं करती हैं, वो फिर से उसमें से जंप करके कहाँ आ जाएंगी, वो जंप करके फिर से आ जाएंगी कहाँ पर हम लोगों को, तो वो जम करके गलित अवस्था में, धातु का जो गलित अवस्था होगा उसमें चली आएंगी। धीरे धीरे हम लोग हीटर को यहाँ तक मूव करेंगे तो एक तरफ जो है आपका प्योर मेटल बच जाएगा और अशुद्धियां एक कोने पर आपको धीरे धीरे जमा होने लगेंगी। इस प्रक्रिया को हम लोग बार बार दोहराएंगे, ध्यान रखना है। बार बार दोहराने का मतलब होता है कि हीटर को ऐसे बैक नहीं लाना है, हीटर को यहाँ से हटाना है और फिर यहाँ पे लगाना है और इसको हम लोग यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से हटाएंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे और फिर यहाँ पर लाएंगे। तो इस तरह से एक ही दिशा में हीटर को फ्लो कराना है, जिसके कारण से क्या होगा, इसमें जो भी अशुद्धियां होंगी उनका आदत है गलित अवस्था में रहने का, तो धीरे धीरे वो सभी मूव करके एक कोने पर इकट्ठा हो जाएंगी। नहीं, बाद में हम क्या करेंगे कि अशुद्धि वाला जो पार्ट है उसको काट कर अलग कर देंगे और जो शुद्ध धातु है उसको अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग को अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जोन रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो एक भाग को पहले मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक भाग को, क्योंकि फ्रैक्शनल का मतलब क्या था, किसी एक भाग को, तो एक भाग को पहले मेल्ट किए, फिर आगे बढ़ गए तो पीछे वाला भाग ठंडा हो गया। नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला भाग ठंडा हो गया। नहीं, तो मेल्ट कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो मेल्ट जब जब करेंगे अशुद्धियां कूद कर मेल्ट में आना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका मेटल जो होगा वो प्योर हो जाएगा। अब उन्हीं सब बातों को आप देखिएगा, तो उन्हीं सब बातों को हम लोग यहाँ पर आपको पॉइंट में लिखे रहते हैं।
तो जोन रिफाइनिंग मैंने आपको बता दिया कि अल्ट्रा प्योर मेटल के लिए होता है। चलो देखा जाए तो जो बातें मैंने आपको बताई वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि अशुद्ध धातु को दंड या छड़ के रूप में परिवर्तित करके एक सिर को वृत्तीय ऊष्मक से गर्म करते हैं। वही वृत्तीय ऊष्मक का मतलब जो हीटर है उसी को ऊष्मक कह रहा है, ध्यान रखना है। अशुद्ध धातु को क्या करना है, दंड यानी कि एक हम लोग को छड़ के रूप में बदल देना है, एक डंडे के रूप में उसको बदल देना है, परिवर्तित कर देना है नहीं। और क्या करना है, एक सिर को वृत्तीय ऊष्मक यानी वही जो हीटर था उसी को वृत्तीय ऊष्मक कह रहा है, वृत्तीय ऊष्मक से गर्म करते हैं। जिसके कारण क्या होगा, परिणाम स्वरूप छड़ का यह भाग पिघलता है। छड़ का यह भाग क्या होता है बाबू, पिघलता है। ठीक है, ऊष्मक के आगे बढ़ने पर यह भाग शीतल होने लगता है। जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ेगा नहीं, जो पीछे वाला भाग होगा वो क्या होने लगेगा, शीतल होने लगता है। जिससे क्रिस्टलीकरण के परिणाम स्वरूप धातु का ठोसीकरण होता है। नहीं, शीतल होगा तो जो पीछे वाला भाग होगा वो ठोस अवस्था में बदलने लगेगा। लेकिन अशुद्धियां बगल वाले गलित भाग में चली जाती हैं, क्योंकि हीटर मूव किया तो आगे वाला भाग गलने लगा, आगे वाला भाग गलेगा और पीछे वाला भाग ठोस अवस्था में बदलेगा। तो अशुद्धियां ठोस अवस्था में रहना पसंद नहीं करती हैं, इसलिए वो फिर से पीछे से आगे या अपने बगल वाले गलित अवस्था में जंप कर जाती हैं। ध्यान रखना है, या कहें कि हीटर के साथ ही वो मूव करती जाती हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग को बताया गया। चलो अब देखें यहां पर तो लिख रहा है कि इस प्रक्रिया को एक दिशा में तब तक दोहराते हैं जब तक कि शुद्ध धातु एक सिरे पर तथा अशुद्धियां दूसरे सिरे पर न चली जाएं। ध्यान रखना है। उसके बाद अशुद्धियों वाले भाग को काटकर अलग कर लिया जाता है और शुद्ध धातु शेष बच जाती है। जो बात मैंने बोला उसी बात को मैंने लिख दिया है। यहाँ लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया को अक्रिय वातावरण में करते हैं जिससे धातु का ऑक्सीकरण रोका जा सके, यानी धातु किसी और अभिक्रिया में भाग नहीं लेने लगे। इसको रोकने के लिए ही हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर, अक्रिय गैस वातावरण वहां पे डेवलप कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब बात मैंने आपको समझा दिया है, वही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो अब यहां से आता है वाष्प प्रवस्था परिष्करण, वेपर फेज रिफाइनिंग। अब हम लोग का वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है भाई, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वाष्प प्रवस्था परिष्करण यानी वेपर फेज रिफाइनिंग ये क्या है समझते हैं। तो लिख रहा है वेपर फेज रिफाइनिंग में कि इस विधि में सबसे पहले अशुद्ध धातु को एक विशिष्ट रिएजेंट के साथ कम ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या है भाई, तो पहला स्टेप ये है कि इस विधि में सबसे पहले जो अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु को एक विशिष्ट रिएजेंट के साथ कम ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, अशुद्ध धातु को एक विशिष्ट रिएजेंट के साथ गर्म करना है कम ताप पर। अब क्या होता है कि यह विशिष्ट रिएजेंट, यह जो विशिष्ट रिएजेंट है सिर्फ धातु के कणों के साथ, सिर्फ धातु के कणों से मिलकर एक अस्थायी वाष्पशील यौगिक बनाता है। ध्यान रखना है। अब यहां पहले समझो कि अशुद्ध धातु का मतलब हुआ कि जो आप ठोस लिए हुए हैं उसमें धातु के भी कण हैं और अशुद्धियों के कण भी उपस्थित हैं। ठीक है, धातु के कण भी उपस्थित हैं और अशुद्धियों के कण भी उपस्थित हैं। अब आप एक ऐसा रिएजेंट ले लिए। ठीक है, आप क्या किए कि धातु लिए, धातु को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके एक बर्तन में डाल दिए। अब उसी में आप बर्तन में एक ऐसा रिएजेंट डाल दिए जो रिएजेंट सिर्फ धातु के कणों के साथ अभिक्रिया करेगा लेकिन अशुद्धियों के कणों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ध्यान रखना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बर्तन लिए, उस बर्तन में अशुद्ध धातु का पाउडर ले लिए और उसको डाल दिए, अशुद्ध धातु का पाउडर। ठीक है, अब उस अशुद्ध धातु का जो पाउडर है उसमें धातु के कण भी हैं और अशुद्धियों के कण भी हैं। अब हम क्या किए कि उसी में एक ऐसा विशिष्ट रिएजेंट डाल दिए जो रिएजेंट धातु के कणों के साथ तो अभिक्रिया करता है लेकिन अशुद्धियों के कणों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ध्यान रखना है। ठीक है,
तो हम क्या किए कि उन दोनों को मिक्स कर दिए और थोड़ा सा टेम्परेचर हीट किए। जैसे ही टेम्परेचर हीट किए तो क्या हुआ कि जो इस विशिष्ट रिएजेंट था और जो धातु के कण थे वो आपस में अभिक्रिया कर लिए, और अभिक्रिया करके नहीं हम लोगों का एक वाष्पशील, एक अस्थाई वाष्पशील यौगिक का निर्माण कर दिए। नहीं, एक अस्थाई वाष्पशील यौगिक का निर्माण कर दिए। तो ये पहला स्टेप है इसमें, ठीक है। तो रिएजेंट क्या किया बाबू, धातु कणों से अभिक्रिया किया और अशुद्धियों से अभिक्रिया नहीं किया, जिससे अशुद्धियां तो खुद अलग हो गई, नहीं एक अलग कंपाउंड बनने लगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अशुद्धियों से वो रिएक्शन कर नहीं रहा है, तो अशुद्धियां धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, और एक नया कंपाउंड, एक अस्थाई नया कंपाउंड, एक नया अस्थाई वाष्पशील यौगिक हम लोग का बर्तन में बन जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है वही सब। चलो यहां लिखा हुआ है कि यह विशिष्ट रिएजेंट अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण अशुद्धियां धातु से अलग हो जाती हैं, जिसके कारण अशुद्धियां क्या होती हैं, धातु से अलग हो जाती हैं। ये पहला स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप को देखो क्या है। सेकेंड स्टेप में हम लोग कह रहा है कि अस्थाई होने के कारण, नहीं कौन अस्थाई है, जो हम लोग का नया यौगिक बना है, जो धातु और स्पेशल रिएजेंट आपस में मिलकर एक अस्थाई वाष्पशील यौगिक का निर्माण किए हैं, ठीक है, उन्हीं की बात कर रहा है। अस्थाई होने के कारण ये वाष्पशील यौगिक उच्च ताप पर विघटित होकर शुद्ध धातु प्रदान करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता दूं क्या मैंने किया। एक बर्तन लिया, बर्तन में अशुद्ध धातु का पाउडर डाल दिया और उसमें एक ऐसा रिएजेंट डाला, एक ऐसा विशिष्ट रिएजेंट जो धातु के कणों के साथ तो अभिक्रिया कर लेता है, धातु के कणों के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण कर दिया, लेकिन अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया नहीं किया, तो अशुद्धियां अलग हो गई और एक आपका यौगिक अलग हो गया, ठीक है। अब हम उस यौगिक को निकाल के दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लिए। अब वो जो यौगिक है वो यौगिक अस्थाई है, वो स्टेबल नहीं है, अस्थाई है। तो हम क्या किए, अब उस अस्थाई यौगिक को फिर हाई टेम्परेचर पे हीट किए। जैसे ही हाई टेम्परेचर पे हीट किए तो फिर वो विघटित हो गया, ध्यान रखना है, और जो विशिष्ट रिएजेंट था वो फिर से अलग हो गया और जो आपका शुद्ध धातु था वो अलग हो गया। तो इस प्रक्रिया से आपको शुद्ध धातु मिल जाएगा, और जो विशिष्ट रिएजेंट था वो अनस्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा हम लोग का, ध्यान रखना है। तो वही ये बात बोल रहा है, ठीक है। चलो वाष्प प्रवस्था परिष्करण, यानी ये जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं वेपर फेज रिफाइनिंग की, दो मुख्य शर्तें होती हैं। क्या मुख्य शर्तें हैं भाई, तो पहला धातु वाष्पशील यौगिक बनाने में सक्षम हो, सही बात है भाई, धातु वाष्पशील यौगिक बनाने में सक्षम हो तभी तो ये प्रक्रिया अप्लाई होगा, ठीक है। वाष्पशील यौगिक आसानी से विघटित होती हो, सही बात है भाई, नहीं जो विशिष्ट रिएजेंट है वो धातु के कण के साथ बॉन्ड बनाए, ठीक है, लेकिन अनस्टेबल बॉन्ड बनाए, कमजोर बॉन्ड बनाए, ताकि आसानी से फिर हीट दिया जाए तो दोनों टूट के अलग हो जाएं। ये नहीं कि गया अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, अब कितनों हीट कर रहे हैं अलगे नहीं हो रहा है, तब तो प्योर धातु मिलेगा ही नहीं, वो भी अब एक अशुद्धीय हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि जो स्पेशल रिएजेंट है, नहीं वो धातु के साथ जाकर अभिक्रिया करे, बॉन्ड बनाए, लेकिन कमजोर बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और जो धातु है वो भी उसके साथ कमजोर ही बॉन्ड बनाए, एक वाष्पशील यौगिक बनाने में सक्षम होगा धातु, तभी ये प्रक्रिया हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अब बोल रहा है कि वाष्प प्रवस्था परिष्करण यानी वेपर फेज रिफाइनिंग जो होता है सामान्यतः दो विधियों के द्वारा कराया जाता है। नहीं कौन कौन से विधि हैं भाई, तो एक है आपका वान आर्केल विधि, वैन आर्कल मेथड, और एक है आपका मॉन्ड विधि जिसको आप कहते हैं मॉन्ड प्रोसेस। चलो बारी बारी दोनों पढ़ते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग यानी वाष्प प्रवस्था परिष्करण दो तरीकों से किया जाता है, एक है पहला वान आर्केल विधि और एक है मॉन्ड विधि, दोनों विधि पढ़ लेते हैं। चलो देखा जाए, यहां से हम देखें अगर तो क्या लिख रहा है, यहां से लिख रहा है कि वैन आर्कल विधि में क्या लिख रहा है कि इस विधि का उपयोग अशुद्ध टाइटेनियम तथा जिरकोनियम को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। वैन आर्कल विधि जो है वो मेनली किसके लिए किया जाता है भाई, तो मेनली अशुद्ध टाइटेनियम तथा अशुद्ध जिरकोनियम को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जनरली टाइटेनियम और जिरकोनियम जो है ये कहाँ यूज होते हैं, तो लिखा हुआ है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जनरली इनका यूज किया जाता है, नहीं यानी स्पेस टेक्नोलॉजी जो होता है उनमें इनका यूज किया जाता है, ठीक है। चलो
इसमें अशुद्धियों के रूप में क्या रहते हैं, टाइटेनियम और जिरकोनियम में जनरली अशुद्धि के रूप में क्या रहते हैं, तो इसमें अशुद्धियों के रूप में सामान्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन उपस्थित रहते हैं। इसमें अशुद्धियों के रूप में सामान्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल बात है। वैन आर्कल विधि हम लोगों का जनरली किसके लिए यूज होता है बाबू, तो ये यूज होता है टाइटेनियम और जिरकोनियम को शुद्ध करने के लिए होता है। ठीक है, क्या करते हैं इस विधि में थोड़ा समझते हैं। देखा जाए क्या किया गया, हम लोगों का यहाँ पर एक जिरकोनियम लिखा हुआ है, ZR मतलब जिरकोनियम सॉलिड स्टेट में है, ध्यान रखना है। और ये किस फॉर्म में है, इम्प्योर जिरकोनियम है, यानी यहाँ पर जिरकोनियम के भी कण है और अशुद्धि के भी कण है। अब हम क्या किए कि जिरकोनियम का जो हम लोग का पाउडर फॉर्म है उसमें हम लोग क्या मिक्स कर दिए, I2। यही हमारा स्पेशल रिएजेंट है, यही हमारा स्पेशल रिएजेंट है। अब हम लोग क्या किए कि इसमें I2 को मिक्स कर दिए, स्पेशल रिएजेंट को मिक्स कर दिए और टेम्परेचर कितना सप्लाई कर दिए, 870 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर सप्लाई कर दिए। ठीक है, अब ये जो स्पेशल रिएजेंट है तो यहाँ पर इम्प्योर जिरकोनियम का मतलब हुआ कि इसमें ZR के कण भी हैं और प्लस अशुद्धियों के कण भी हैं, प्लस इसमें अशुद्धियों के कण भी हैं। यहाँ पर दोनों के कण हैं, जिरकोनियम के भी कण हैं और अशुद्धियों के भी कण यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन ये जो आयोडीन है वो सिर्फ जिरकोनियम के कणों के साथ रिएक्शन करेगा, अशुद्धियों के कणों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जिरकोनियम के कण के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन अशुद्धियों के कण के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो I2 जिरकोनियम के कणों के साथ रिएक्शन कर लिया, अशुद्धियों के साथ रिएक्शन नहीं किया, नहीं, और जिरकोनियम के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना दिया, ZrI4, ये ZrI4 बना दिया। और ये क्या है भाई, तो गैसीय अवस्था में है, नहीं, यानी ये बर्तन से गैसीय अवस्था में क्या हो गया, बाहर निकलने लगे, क्योंकि आप टेम्परेचर सप्लाई किए 870 केल्विन। नहीं, तो हुआ क्या यहाँ पर कि जो अशुद्ध जिरकोनियम था उसमें जिरकोनियम के भी कण थे, अशुद्धियों के भी कण थे। ये आयोडीन आप डाले, आयोडीन क्या किया, शुद्ध जिरकोनियम के कण के साथ अभिक्रिया कर लिया और गैस में बदल गया और दूसरे बर्तन में इकट्ठा होने लगा। दूसरे बर्तन में क्या हुआ बाबू, इकट्ठा होने लगा, ध्यान रखना है। तो एक बर्तन में आपका क्या बच गया, अशुद्धि, और एक बर्तन में क्या बच गया, ZrI4। अब ZR और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये बॉन्ड क्या होता है बाबू, अनस्टेबल होता है, यानी कमजोर बॉन्ड होता है। तो अब क्या करेंगे, ZrI4 गैस है, नहीं, अब इसमें जो जिरकोनियम है तो ये प्योर जिरकोनियम है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपका जिरकोनियम है वो प्योर जिरकोनियम है, इसमें अब अशुद्धियां उपस्थित नहीं है। जबकि यहाँ जो जिरकोनियम लिखे थे उसमें जिरकोनियम के कण भी थे और अशुद्धियों के कण भी थे। अब ZrI4 को हम ले लिए जो कि दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो गया था, उसको हम लोग क्या किए कि 2075 केल्विन पर हीट कर दिए टंगस्टन फिलामेंट का यूज करके। नहीं, तो हुआ क्या, हम लोग का 2075 केल्विन पर जब इसको हीट करेंगे तो जिरकोनियम अलग हो गया और आयोडीन गैस के रूप में आपका बाहर निकल गया। नहीं, तो आयोडीन गैस के रूप में बाहर निकल गया और बर्तन में सिर्फ क्या बच गया, जिरकोनियम, प्योर जिरकोनियम आपका बच गया। तो ये आपका हो गया वैन आर्कल मेथड, जिससे आप टाइटेनियम और जिरकोनियम को प्योर करते थे। नहीं, तो सेम ऐसे जिरकोनियम को करते हैं, सेम टाइटेनियम को भी ऐसे ही करते हैं, वो भी आप देख सकते हो। देख लो, टाइटेनियम का भी सेम वही केस है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इम्प्योर टाइटेनियम। तो इम्प्योर टाइटेनियम लिखा हुआ है तो इसमें टाइटेनियम के कण भी होंगे, टाइटेनियम के कण भी हैं, प्लस अशुद्धियों के कण भी यहां पर होंगे, अशुद्धियों के कण, अशुद्धियों के कण भी होंगे। अब यहां पर आप आयोडीन लिए हुए हो, नहीं, अब ये आयोडीन किससे रिएक्शन करेगा, तो सिर्फ टाइटेनियम के कण के साथ रिएक्शन करेगा और अशुद्धियों के कण के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो टाइटेनियम और I2 का मिक्सचर हम ले लिए, उसको 523 केल्विन पर हीट कर दिए। हीट करने पर क्या बना, TiI4 आपका बन गया, गैस फॉर्म में होगा। नहीं, तो एक बर्तन में आपका अशुद्धि रह जाएगा उसी बर्तन में, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, यानी आयोडीन और टाइटेनियम के प्योर कण आपस में रिएक्शन करके गैसियस फॉर्म में बनकर दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं, अब उस TiI4 गैस को 1700 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो टाइटेनियम सॉलिड आपका बर्तन में बच जाएगा और जो आयोडीन होगा वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके बर्तन से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको देख लो कि प्योर टाइटेनियम आपको मिल गया, ध्यान रखना है।
तो ये प्रोसेस हम लोग का होता है वैन आर्कल मेथड, जो टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगला हम लोग का दिया गया इसमें मॉन्ड विधि, जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्ड प्रोसेस। तो मॉन्ड विधि क्या है भाई, समझने की कोशिश करते हैं। तो लिख रहा है कि इस विधि का प्रयोग निकल धातु के शोधन के लिए किया जाता है। यानी इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग निकल मेटल को प्योर करते हैं, निकल मेटल को प्योर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉन्ड प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ भी वही काम है, ध्यान रखना, जो वैन आर्कल में करते थे वहां भी वही काम था, यहाँ भी वही काम है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है, नहीं ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी जो हम लोग निकल लिए वो किस फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में है। तो यानी यहाँ पर निकल के भी कण होंगे और अशुद्धियों के कण भी होंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो सिर्फ प्योर निकल के कणों के साथ रिएक्शन करेगा, अशुद्धियों के कणों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस 330 केल्विन से 350 केल्विन ताप पर आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं, और ये लोग आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, निकल टेट्रा कार्बोनिल, निकल टेट्रा यानी 4 कार्बोनिल, CO कार्बोनिल कहा जा रहा है, ध्यान रखना है, वही लिखा हुआ है निकल टेट्रा कार्बोनिल यहाँ पर आपका बनेगा। ठीक है, और ये किस फॉर्म में बने, गैसियस फॉर्म में बने। तो गैसियस फॉर्म में बनेंगे तो ये एक बर्तन से निकलकर पाइप के द्वारा दूसरे बर्तन में चले जाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से हम लोग का NiCO4 जो था वो दूसरे बर्तन में, एक बर्तन से गैस में कन्वर्ट हुआ और वो बर्तन पाइप से जुड़ा हुआ है नहीं, और दूसरे बर्तन में है, तो NiCO4 दूसरे बर्तन में चला गया, ध्यान रखना है, और उस बर्तन में इकट्ठा होने लगा। वहां पे हम लोग बर्फ रखे हैं और उस बर्फ से उसको हम लोग धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका NiCO4 सब बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो निकल है, इस निकल में अशुद्धियां नहीं है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आप लिए हुए हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ किससे रिएक्शन करेगा, तो निकल के प्योर कण से रिएक्शन करेगा। अशुद्धियां जो यहाँ पर उपस्थित है निकल के धातु में, उनके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो NiCO4 का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पर भी Na और CO के बीच का जो बॉन्ड होगा वो अनस्टेबल होगा, कमजोर बॉन्ड होगा नहीं, तो इनको हम लोग हाई टेम्परेचर देके अलग कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया, NiCO4 गैसियस फॉर्म में है, इसको 450 से 470 केल्विन जब टेम्परेचर दिया गया नहीं, तो इनके बीच का निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच का बॉन्ड टूट गया और निकल आपका प्योर मेटल जो था वो बर्तन में आपका एग्जिस्ट कर गया, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस था वो बर्तन से सब क्या हो गया, बाहर निकल गया, ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो आपको निकल मिला वो किस फॉर्म में मिला, आपको प्योर निकल यहाँ से मिल गया। तो मॉन्ड प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। तो मॉन्ड प्रोसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉन्ड प्रोसेस जो होता है ये किसके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो निकल के लिए यूज करते हैं। क्या करना है मॉन्ड प्रोसेस में, तो निकल का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, प्योर निकल नहीं, अशुद्ध निकल, अशुद्ध निकल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड प्योर निकल के कणों के साथ रिएक्शन करेगा, अशुद्धियों के कणों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसके कारण आपका क्या बनेगा, तो निकल टेट्रा कार्बोनिल बनेगा। निकल और कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड अनस्टेबल होता है, इसलिए जब हम उसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देते हैं तो निकल अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में बर्तन से बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में सिर्फ क्या बच जाएगा, प्योर निकल के कण बच जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्योर निकल प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं तो यहाँ से रिफाइनिंग में हम लोगों ने देखा अगर तो टोटल 6 प्रोसेस पढ़ने थे, 6 में से 5 प्रोसेस मैंने आपको पढ़ा दिए। अब एक प्रोसेस और हम लोग का रह गया है जो हम लोग अगले क्लास में डील कर देंगे, क्रोमेटोग्राफी। नहीं तो उसको हम लोग अब डील करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अब एक क्लास का और आपका ये रह गया मेटलर्जी का टॉपिक, ध्यान रखना है। मेन आपका एक क्लास का और रह गया, एक क्लास में ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।